इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 4480 के बारे में, जो बताता है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। अगर आप एक छोटे व्यापारी हो और आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 2 करोड़ से कम है, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकते हैं। और इसमें ये फायदा है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली हम देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये किस किस पे एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, क्या इसमें डिडक्शन अलाउएबल है, क्या परसेंटेज ऑफ इनकम माना जाता है टर्नओवर का। ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको वीडियोस जल्दी मिलते रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 44 एडी से। सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। तो ये जो सेक्शन है वो किस पे एप्लीकेबल है। अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल एचओएफ या पार्टनरशिप फर्म हो, तो आप इस सेक्शन के अंतर्गत जा सकते हो। लेकिन ये एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कंपनी एलएलपी इस सेक्शन का फायदा नहीं उठा सकते। तो बेसिकली रेसिडेंट होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं जा सकते। सो बेसिकली जो एंगेज है एलिजिबल बिजनेस में, जो हम जानने वाले हैं एलिजिबल बिजनेस क्या है, एंड हु हैज नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और चैप्टर 6A। जिन्होंने डिडक्शन क्लेम नहीं किया है वो इस सेक्शन में जा सकते हैं। तो डिडक्शन 10AA का बेसिकली एसईजेड के लिए है और चैप्टर 6A बहुत सारे डिडक्शन के बारे में बात करता है। अगर आप डिडक्शन नहीं लेते तो आप इस सेक्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट, नॉन एप्लीकेबिलिटी। अगर आप प्रोफेशन में हो, जैसे मैं सीए प्रोफेशन में हो, तो मैं इस सेक्शन में नहीं जा सकती। अ पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। अगर आप कमीशन के नेचर में या ब्रोकरेज के नेचर में इनकम अर्न नहीं कर रहे हो, तो आप इसमें नहीं जा सकते। अ पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस। अगर आप एज एन एजेंट वर्क कर रहे हो तो आप इसमें नहीं जा सकते। नेक्स्ट इज एलिजिबल बिजनेस। Any business other than business referred in section 44A whose total turnover gross receipt in the previous year is less than equal to 200 lakh. तो बेसिकली अगर आप लीजिंग, हायरिंग या रेंटिंग ऑफ गुड्स कैरेज बिजनेस में नहीं हो, मतलब सेक्शन 44AE में आप नहीं हो, तो आप ये सेक्शन में जा सकते हो। अगर आपका टर्नओवर पिछले साल, मतलब सपोज कीजिए मेरा 18-19 का असेसमेंट 19-20 में होता है, तो 19-20 मेरा असेसमेंट ईयर है और 18-19 मेरा प्रीवियस ईयर है। तो 18-19 का जो इनकम है, अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे, 2 करोड़ या 2 करोड़ से नीचे है, तो मैं प्रिजम्पटिव बेसिस पे डिटरमाइन कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट इज नो डिडक्शन अलाउड। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हो तो आपका इनकम टर्नओवर के बेसिस पे डिटरमाइन होता है, इसलिए आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता। जो भी सेक्शन 30 से 38 है पीजीबीपी के अंदर अंतर्गत, उसका कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि कैसे इनकम डिटरमाइन होगा। व्हाट इज प्रिजम्पटिव इनकम। 8% of total turnover sale gross receipt और higher sum claim to have earned by assessee। तो आपका जो भी टर्नओवर होगा उसका 8% आपका इनकम मान लिया जाएगा, या जो भी हायर इनकम आप बता रहे हो वो मान लिया जाएगा। 6% of total turnover gross receipt in respect of total turnover sale gross receipt received by account pay check, bank draft, electronic clearing system through bank account and such other electronic modes during previous year or before due date of filing return under section 139(1) in respect of that previous year or such higher sum claim। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसको बैंकिंग ट्रांजैक्शन प्रमोट करना है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपका पैसा बैंकिंग मोड से आ रहा है, कोई भी क्लियरिंग सिस्टम से, आरटीजीएस, एनईएफटी या अकाउंट पे चेक से आ रहा है, तो उस केस में आपके टर्नओवर का 6% आपका इनकम माना जाएगा। मतलब कम कर दिया उन्होंने लिमिट, या जो आप डिक्लेयर कर रहे हो वो माना जाएगा। अब आप बात करते हैं कि हम लोग जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कैसे करते हैं। अक्रूवल बेसिस पे, कि जितना इनकम मिले या ना मिले रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सपोज कीजिए मुझे पैसा अभी तक मिला ही नहीं है, तो क्या माना जाएगा, 6% माना जाएगा या 8% माना जाएगा, ये कंफ्यूजन आता है। तो बेसिकली अगर आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले
ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले आपको पैसा मिल जाता है, जो भी आपका पैसा है वो मिल जाता है। किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू या चेक के थ्रू, अकाउंट पे चेक के थ्रू। तो आपका 6% ही माना जाता है। ड्यू डेट बेसिकली क्या होता है, अगर आप इंडिविजुअल हो तो 31 जुलाई आपका ड्यू डेट माना जाता है। तो 31 जुलाई से पहले अगर आपको पैसा जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू मिल जाता है, तो उस केस में आपके टर्नओवर का 6% आपका इनकम माना जाएगा। जैसे 18-19 आपका प्रीवियस ईयर है, तो आपका ड्यू डेट क्या हुआ? 31 जुलाई 2019 होगा। तो उससे पहले अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू पैसा मिल जाएगा, तो उस केस में आपका 6% माना जाएगा टर्नओवर का। अब रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इस सेक्शन को इसलिए लाया कि जो छोटे व्यापारी उनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ना करना पड़े, वो अपने टर्नओवर के हिसाब से अपना इनकम डिटरमाइन कर सके, राइट। तो इस केस में आपको मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स का कोई झमेला नहीं है। सो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। हाउएवर, लेकिन एक एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। इसमें भी एक्सेप्शन है कि अगर आपने डिक्लेयर कर दिया अपना प्रॉफिट प्रिजम्प्टिव बेसिस पे, सपोज कीजिए असेसमेंट ईयर 22-23 को आपने डिक्लेयर किया था प्रिजम्प्टिव बेसिस पे। अब नॉन डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन प्रिजम्प्टिव बेसिस फॉर एनी ऑफ द 5 सक्सेसिव असेसमेंट ईयर देयर आफ्टर, से फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। सपोज कीजिए आपने 22-23 में अपना प्रॉफिट प्रिजम्प्टिव बेसिस पे डिक्लेयर किया, तो आप 5 साल तक, नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर तक आप अगर नहीं करोगे, किसी भी एक साल में आप नहीं करते, सपोज 24-25 में आप करते नहीं हो प्रिजम्प्टिव बेसिस पे अपना प्रॉफिट डिक्लेयर, तो जो सब्सिक्वेंट 5 असेसमेंट ईयर है, मतलब 25-26 से लेकर 29-30 तक आप डिसएंटाइटल हो जाते हो। फिर आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के लिए डिसएंटाइटल हो जाते हो फॉर नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर। तो ये ध्यान में रखना कि एक बार आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम में चले गए तो 5 साल के लिए आप बंद गए। अगर 5 साल, जो भी सब्सिक्वेंट 5 साल है, मतलब नेक्स्ट 5 साल में अगर किसी भी एक ईयर में आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम से हट जाते हो, तो आप नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, उस साल के बाद जो 5 साल है उसके लिए आप डिसएंटाइटल हो जाते हो। फिर आप नहीं जा सकते नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर में प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में, और आपको फिर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, और हो सकता है ऑडिट भी करवाना पड़े एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो ये ध्यान रखना है कि 5 साल के लिए हम बंद गए हैं, नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर के लिए हम बंद चुके हैं, तो ये ध्यान हमें रखना है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं नटशेल में आपको बता देती हूँ कि रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ या पार्टनरशिप फर्म ही जा सकते हैं। इनएलिजिबल बिजनेस बेसिकली अगर आप एजेंसी बिजनेस में है, कमीशन बिजनेस में है, तो आप नहीं जा सकते हैं। और हमने ये पढ़ा कि अगर सपोज कीजिए आपने एक ईयर में प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में आप चले गए, तो नेक्स्ट 5 फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर के लिए आप बंद जाते हो। फिर आप अगर नहीं जाते हो किसी भी एक असेसमेंट ईयर में, तो नेक्स्ट 5 सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में फिर आप डिसएंटाइटल हो जाते हो। तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखा है बात। अब देखते हैं कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। Let us consider the following particulars relating to a resident individual. सबसे important resident individual है। Mr. A being an eligible assessee carrying on retail business whose total turnover do not exceed 2 crore. मतलब एक retail business करता है जिसका 2 करोड़ exceed नहीं कर रहा है प्रीवियस ईयर में, रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर 22-23 से 24-25, मतलब 22-23 से लेकर 24-25 तक उसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है। तो उसका टर्नओवर क्या है? 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 90 लाख, 2 करोड़। ठीक है। अमाउंट रिसीव हुआ है उसको प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर। सपोज उसका ड्यू डेट 31 अक्टूबर है रिटर्न फाइलिंग करने का, उसको 1 करोड़ 60 लाख इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिला, 1 करोड़ 45 लाख और 1 करोड़ 80 लाख। इनकम ऑफर्ड फॉर टैक्सेशन उसने ऑफर किया 11 लाख 20 हजार, 12 लाख 30 हजार और 10 लाख। ठीक है। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस रिसीव्ड 6% माना जाएगा 1 करोड़ 60 लाख का, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिला हुआ है, और रिमेनिंग 20 लाख का 8% माना जाएगा। इस केस में 1 करोड़ 45 लाख का 6% माना जाएगा और 8%
45 लाख जो रिमेनिंग है, मतलब 1 करोड़ 90 लाख माइनस 1 करोड़ 45 लाख, जो 45 लाख रिमेनिंग है उसका 8% माना जाएगा हमारा इनकम। और इस केस में उसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लिया ही नहीं, तो 5% ऑन 2 करोड़ उसने मेंशन किया कि मेरा इनकम है, तो उसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इसमें नहीं लिया। इसमें उन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के हिसाब से अपना इनकम डिक्लेयर किया, और इसमें भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के हिसाब से ही अपना इनकम डिक्लेयर किया है। अब बात करते हैं सोल्यूशन का। इन द अबव केस मिस्टर ए एन एलिजिबल एसएससी, सबसे पहले क्या वो एलिजिबल है? ऑब्वियसली रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, रिटेल बिजनेस में, एजेंसी बिजनेस में नहीं है, कमीशन बिजनेस में नहीं है, प्रोफेशन में नहीं है, तो वो एलिजिबल है। उसने ऑप्ट किस लिए किया? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 एडी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 एंड 23-24 एंड ऑफर इनकम ऑफ 11,20,000 and 12,30,000 on gross receipt of 1 crore 80 lakh and 1 crore 90 lakh respectively। मतलब उसने 22-23 और 23-24 में प्रिजम्पटिव फॉलो किया, मतलब अपना इनकम 6% या 8% के हिसाब से डिक्लेयर किया। However, लेकिन असेसमेंट ईयर 24-25 में उसने ऑफर किया 10 लाख, जो 2 करोड़ का 5% है। तो बेसिकली 24-25 में वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसको क्या करना होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ सकता है। Since he has not offered income in accordance with 44 AD for 5 consecutive assessment year after assessment year 22-23, मतलब 22-23 के बाद नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर तक उसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉलो करना था, लेकिन एक ईयर में उसने लैप्स कर दिया, उसने फॉलो नहीं किया 24-25 में, सो वो एलिजिबल नहीं रहेगा नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर तक। मतलब 24-25 के बाद जो भी 5 असेसमेंट ईयर है, मतलब 25-26 से लेकर 29-30 तक, ही वोंट बी एलिजिबल फॉर द स्कीम। ठीक है, अब आगे एग्जांपल 2 देखते हैं, जो बहुत ही अच्छा है, आपको और क्लैरिटी मिलेगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में। मिस्टर प्रवीण, सबसे पहले वो एंगेज कर रहा है रिटेल ट्रेड में, रिपोर्ट कर रहा है टर्नओवर 1 करोड़ 98,50,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। हिज इनकम फ्रॉम द सेड बिजनेस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज रुपीज 13,20,000। तो उसने उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से उसका ये इनकम है। रिटेल ट्रेड इज ओनली द सोर्स ऑफ इनकम फॉर मिस्टर प्रवीण। Assessment year 21-22 was the first year for which he declared his business income in accordance with the provision of presumptive taxation। ठीक है, तो फर्स्ट असेसमेंट ईयर है 21-22 जो उसने डिक्लेयर किया एज पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। Is Mr. Praveen also eligible to opt for presumptive determination of his income chargeable to tax for the assessment year 22-23? क्या वो एलिजिबल है 22-23 के लिए? क्या असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए वो एलिजिबल है? तो हमको देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में उसका टर्नओवर कितना है। अगर 2 करोड़ से नीचे है, यहाँ पर आप देखोगे 2 करोड़ से नीचे है तो वो एलिजिबल है, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर है तो वो एलिजिबल नहीं है। If so, determine his income from retail trade as per the applicable presumptive provision, assuming that whole of the turnover represent cash received। मतलब पूरा जितना भी टर्नओवर है वो कैश में मिला हुआ है, कैश में मिला हुआ है, चेक के थ्रू नहीं मिला। मतलब चेक के थ्रू पे अकाउंट पे चेक या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर नहीं मिल रहा है तो हम क्या मानेंगे? 8%। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिलता तो 6% माना जाता। ठीक है, in case Mr. Praveen does not opt for presumptive taxation, क्या ऑब्लिगेशन होगा? ऑब्वियसली उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, और वो 5 साल के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर के लिए वो इनएलिजिबल हो जाएगा। What is the due date for filing his return of income under both the option? अगर वो प्रिजम्पटिव में जाता है तो क्या ड्यू डेट होगा, और अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जाता है तो उसका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या होगा? तो देखते हैं। उसका टर्नओवर 21-22 में 200 लाख से नीचे, मतलब 2 करोड़ से नीचे है, तो वो एलिजिबल है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए। सबसे पहली बात, ही इज एलिजिबल। His income from retail trade applying the presumptive taxation provision 8% of 1 crore 98,50,000, मतलब 8% हमको निकालना, 8%। तो 8% कितना हुआ? 15,88,000। Mr. Praveen had declared profit for the previous year 2021 in accordance with the presumptive provision।
and if he does not opt for presumptive provision for any of the 5 consecutive assessment year, मतलब next 5 consecutive assessment year के लिए अगर वो opt नहीं करता है, क्या opt नहीं करता है, presumptive taxation, तो वो assessment year 22-23 से लेकर assessment year 26-27 तक एलिजिबल नहीं रहता है, क्या, बेनिफिट ऑप्ट करने के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है, फिर वो एलिजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। कंसिक्वेंटली उसको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, ही इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। In case he opt for presumptive taxation scheme under section 44 AD, due date होगा 31 जुलाई, अगर वो presumptive follow करता है। अगर presumptive follow नहीं करता और books of accounts maintain करता है और audit करवाता है, देखिए audit करवा रहा है, तो due date 31 अक्टूबर 2022 होगा। तो ये ध्यान रखना है अपन को कि एक बार प्रेजेंटिव टैक्सेशन मैंने किसी ईयर के लिए ऑप्ट कर दिया तो मैं 5 साल के लिए बंद गई हूँ। अगर 5 साल में से किसी एक ईयर में मैं प्रेजेंटिव टैक्सेशन फॉलो नहीं करती तो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए मैं इनएलिजिबल हो जाती हूँ। तो होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मैंने नटशेल में समझाने का कोशिश किया कि 44 ED क्या है। गाइस प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।